आद्या फाउंडेशन के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं आपको क्लास 8 से क्लास 12 तक के एसएसटी बायोलॉजी के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एवं उसके टॉपिक्स करवा रही हूँ। आपको मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 12 के बिहार बोर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैंने फर्स्ट चैप्टर या यूनिट जीवों में जनन से रिलेटेड 1 से 63 तक के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। जब मैंने आपको बैक सेशन में डिस्कशन करवा चुकी हूँ, अब मैं क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट करती हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। हमारे क्वेश्चन 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल उभयलिंगी जानवरों को दर्शाता है। बच्चों, उभयलिंगी उस जानवर को कहते हैं जिसमें नर और मादा दोनों एक ही बॉडी पर पाए जाते हैं, एक ही शरीर पर आधे हिस्से में नर हो आधे हिस्से में मादा हो, एक साइड नर हो एक साइड मादा हो, उसे हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। तो देखते हैं हमारा अमीबा। बच्चे, अमीबा ये देखोगे आप, इसमें लिंग अंग होते ही नहीं है, इसके पास अपना सेक्स ऑर्गन है ही नहीं। स्पंज, जोंक कहता है बच्चे, स्पंज जो हम देखते हैं इसके पास भी लिंग अंग नहीं होते हैं, स्पंज के पास जोंक। तो हमारे ऑप्शन ये गलत हैं। चलते हैं बी, स्पंज हमने आपको बताया नहीं। तिलचट्ट, कैकरोच, इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, तो ये हमारे आंसर नहीं होंगे। चलते हैं तीसरा, केचुआ। केचुआ आप जो देखते हो बरसात के दिनों में अर्थवर्म, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में जुकटी के नाम से जानते हैं, ये केचुआ है। इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। तो हाँ बच्चे, स्पंज देखोगे जोंक, तो आपके सही आंसर हो जाएंगे सी, केचुआ, स्पंज, जोंक। टैपवर्म, केचुआ, मधुमक्खी, मधुमक्खी में नर और मादा दोनों अलग अलग होता है, तो आपके सही आंसर हो जाएंगे सी। हमारे सही आंसर है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और गलत कथन का चयन करें। आप इसे पढ़िए और इसमें क्या गलत है उसके बारे में सोचिए। देखिए बच्चे, कहता है खीरा और नारियल एकलिंगी पौधे हैं। खीरा और नारियल एकलिंगी पौधे हैं, इसमें नर और मादा देखोगे दोनों जो हैं वह अलग अलग फूलों में पाए जाते हैं। कहता है बच्चे, नारियल जो होते हैं वह एकलिंगी हैं, पर खीरा, पपीता और खजूर एकलिंगी पौधे हैं। बच्चे, पपीता तो एकलिंगी ही है, नर और मादा दोनों पाए जाते हैं अलग अलग। खजूर पर नहीं। जोंक और फीताकृमि उभयलिंगी जानवर है। बच्चे, जोंक तो उभयलिंगी है, नर और मादा एक के ही बॉडी पर होते हैं, पर फीताकृमि नहीं। इस फीताकृमि जो होते हैं उसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। स्पंज और सिलेंट्रेट एकलिंगी जीव है। देखते हैं बच्चे, स्पंज और सिलेंट्रेट, एक सेकेंड, यानी जोंक और फीताकृमि उभयलिंगी जानवर हैं। स्पंज और सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेटा जो होते हैं उसी का एक मेंबर है स्पंज। आपको कहता है पॉडीफेरा और सिलेंट्रेटा, ये जो होते यानी एक लिंगी जीव होते हैं। तो बच्चे, यह अलैंगिक जनन के द्वारा अपने ही जैसे नए चाइल्ड को जन्म देते हैं, अपने ही जैसे। तो हमने देखा सिलेंट्रेटा और स्पंज, पॉडीफेरा, ये हमारे होंगे पॉडीफेरा मेंबर। और पॉडीफेरा जो होता है वह सभी हमारे जो होते हैं वो एकलिंगी होता है। तो हम देखते हैं हमारे सही आंसर होंगे आंसर डी। अगर आपको ज़्यादा सस्पिशन हो रहे होंगे इस ऑप्शन से, तब मुझे कमेंट करेंगे, इसका डिस्कशन फिर मैं नेक्स्ट में करवा दूंगी। अर्धसूत्री विभाजन देखती हूँ। अर्धसूत्री विभाजन बच्चे, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या जो 2n के रूप में होती है मातृ कोशिका में, ये मातृ कोशिकाएं विभाजन के बाद n और n बना देती हैं संतति में। ये संतति में आधे हो जाते हैं, इसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसके थ्रू युग्मक बनते हैं। तो देखते हैं
अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों में नहीं बच्चे, अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों में केवल समसूत्री विभाजन होते हैं, उसमें 2n से जीव 2n ही विभाजन से नए संतति बनते हैं। तो हमारे यानी ऑप्शन ए गलत है। चलते हैं हम, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले अगुणित व्यक्तियों में नहीं होता है। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ हमारे ऑप्शन जो ए हैं वो गलत है और आंसर का तो ऑप्शन ए है, यानी आंसर हमारे मिस्टेक से गलत हो गए। यहाँ ध्यान दें, लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले अगुणित व्यक्तियों में नहीं होता, होता है, इसमें होता है अगुणित, यानी ये जो 2n है बेचारे ये बट गए हैं, n और n बंटवारा हुआ और संपत्ति आधे हिस्से हुए हैं, गुणसूत्र, गुणसूत्र आधे हो गए, इसी को कहते हैं हम अगुणित। अगुणित लैंगिक जनन करने वाले अगुणित जीवों में होता है, तो आंसर ये भी गलत। लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले द्विगुणित व्यक्तियों में नहीं होता है। लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले द्विगुणित व्यक्ति में ही आधे आधे बट जाते हैं, अगुणित होता है, इनमें से नहीं। तो बच्चे हमारे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे आंसर क्या होंगे? आंसर डी होंगे, इनमें से कोई नहीं होगा, हमारे आंसर डी होगा। अथवा हमारे आंसर ऑप्शन अगर नहीं रहता यहाँ पर तो हमारे ऑप्शन सी हो जाते, ऑप्शन सी। चलते हैं, हमने आपको ये बताया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर डी होगा, लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेते तो ऑप्शन सी में, अगर नहीं ना लगा रहता तो ऑप्शन सी होता। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँ, 67 कहता है एक द्विगुणित मूल पौधा जिसके शरीर में युग्मक उत्पन्न होता है, एक द्विगुणित, द्विगुणित लिखा रहे तो आंख मूंद करके हमको लिख देना है 2n। कहता है मूल पौधा का शरीर युग्मक उत्पन्न करता है, बेटा युग्मक उत्पन्न करता है, n और n बनाता है। इसमें युग्मक का नाम रहे तो आपको एकदम कन्फर्म वहां पहुंच जाना है जहां पर उसकी संख्या n और n होगी, यानी आधी होगी, वहां हमें चले जाना है। कहता है और एक अगुणित मूल पौधा शरीर युग्मक उत्पन्न करता है। द्विगुणित युग्मक हमेशा अगुणित होता है। एक द्विगुणित पौधे की चर्चा कर रहा है, यह है आवृत बीजी पौधे, आवृत बीजी पौधे की यहाँ चर्चा कर रही है, जिसके बीज ढके हुए होंगे कवर से, और यहाँ पर कर रही है अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। तो देखो बेटा युग्मक किसी दुनिया का कोई भी कोने का बनने वाला युग्मक हो वह अगुणित होता है, चाहे पौधे की शारीरिक स्थिति अगुणित हो तब पर भी युग्मक बनेगा अगुणित, और स्थिति उसकी 2n ही है तब पर भी युग्मक बनेगा अगुणित। तो हमारे आंसर होंगे अगुणित और अगुणित, तो आंसर हमारे डी हो जाएंगे। इसका डिस्कशन मैं फिर से अच्छे से करवा देती हूँ, एक सेकेंड देख लो। ये द्विगुणित है, ये एक मूल का पौधा है, मूल पादप, मूल पादप, मूल पादप है। एक सेकेंड, 2n कहता है ये द्विगुणित है, द्विगुणित, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, n और n बना, इसे कहा युग्मक। ये तो आंसर कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है हमारा। दूसरा कहता है एक पौधा और है मेरे पास, उसमें इस टाइप के है पादप, ये अगुणित अवस्था में है, अगुणित पादप है, पादप, जिसके एग्जाम्पल होते हैं दूब, दूब, दुब्बी वगैरह, उसकी स्थिति हमेशा अगुणित होती है। इसने भी युग्मक बनाया। युग्मक इज नो पॉसिबल n/2, युग्मक कभी भी संभव नहीं है, n/2 नहीं हो सकता है, तो ये n और n ही बनेंगे। तो हमने क्या देखा, 2n था तो भी युग्मक n, और n था मातृकोशिका तो भी युग्मक n। ठीक, तो हम मैं देख लेती हूँ
तो हमारे आंसर क्या होंगे? द्विगुणित नहीं, युग्मक n होता है, युग्मक n होते हैं हमारे, ये नहीं होगा। द्विगुणित शब्द रहेगा तो नहीं होगा, नहीं होगा, अगुणित एंड अगुणित होगा। तो हमारे सही आंसर हो जाएंगे आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलती हूं, क्वेश्चन 68 कहता है निम्नलिखित में से, देखते हो, निम्नलिखित में से किस जीव में गुणसूत्रों की संख्या सबसे अधिक होती है? बच्चे ये हमारे वेरी ऑब्जेक्टिव है जो आप याद करके रखोगे। ये कहता है सबसे ज्यादा किस में होती है? घरेलू मधुमक्खी में नहीं, ये आपको याद करने की चीजें आंसर से होगा। कहता है ऑफियोग्लोसम, ऑफियोग्लोसम में सबसे ज्यादा गुणसूत्र की संख्या होती है। और देखोगे वैसे मक्खियां जिसका जिंदगी एक दिन का होता है उसमें संख्या सबसे कम होती है। ठीक है, तो हाउस फ्लाई जैसे जीवों में सबसे कम होगी, तो हमारे आंसर होंगे सी ऑफियोग्लोसम। चलते हैं हम 69 की तरफ। मक्का में एक अर्धसूत्री कोशिका में 20 गुणसूत्र होते हैं, इसकी दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट और समझने वाले क्वेश्चन हैं। देखो क्वेश्चन को समझे। एक मक्का है, मक्का में कहता है, यानी किसमें? अर्धसूत्री कोशिका में 20 है, यानी मक्का का युग्मक, युग्मक में n इक्वल टू 20, यानी n इक्वल टू 20, युग्मक में 20 है, युग्मक में 20 है, तो उसकी दैहिक बॉडी कोशिका में कितना होगा? सोचो, तुम्हारे अगर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 है तो पूछेगा तुम्हारे शरीर में टोटल गुणसूत्र की संख्या एक कोशिका में कितनी होगी, तो आप 46 कहोगे क्योंकि उसमें 2n होगा। सेम थिंग n बराबर 20, तो बच्चे 2n बराबर कितना होगा? दैहिक कोशिका 2n, 2n बराबर 20 गुना 2 इक्वल टू 40, तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ए, सही आंसर होंगे ए 40। सही आंसर हमारे ए होंगे 40। ठीक है, हमारे दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 40 होगी और युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या मक्के में 20 होगी। चलते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा यहां पर सही आंसर ए होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी तितली में अर्धसूत्री कोशिका 2n में गुणसूत्र की संख्या 360 है। बच्चे ये कहानी तो कहता है ऑफियोग्लोसम का आपको बता रहा है, इसमें 720 टोटल होते हैं गुणसूत्र, यही चर्चा यहाँ पर कर रहा है। इसमें अर्धसूत्री कोशिका 2n में गुणसूत्र की संख्या 60 है, तो उसके युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? बच्चे कह रहा है यदि किसी तितली के अर्धसूत्री कोशिका में 2n में गुणसूत्रों की संख्या 360 है, यानी 2n बराबर 360 है, तो कहता है उसके युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगा? n बराबर क्या होगा? तो आप n बराबर भाग दे के निकाल दो, आधे हो जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक बनेंगे तो इसकी संख्या घटकर 180 हो जाएगा। तो आप देखो, सॉरी 360 ही तो है, 2n इक्वल टू 360 है, n इक्वल टू 180 है। यहाँ पर हमारे सही ऑप्शन होंगे 180। हमारे आंसर बी ही होगा, पर ऑप्शन 190 नहीं होगा, 180 होगा, 180 इसमें होंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर कहता है 71, पुष्पीय पौधे में नर और मादा युग्मक दोनों ही गतिहीन होते हैं। पुष्पीय पौधे में कहता है नर और मादा दोनों ही युग्मक गतिहीन होते हैं। निषेचन
के लिए उन्हें एक साथ लाने की विधि, यानी नर और मादा दोनों गतिहीन होते हैं, दोनों गति नहीं करते। याद करो उस समय की बात जब परागन की क्रिया करने के लिए, उसको गति लाने के लिए वैसे वायवीय पदार्थों की जरूरत पड़ती थी, वैसे आपके नेचुरल प्राकृतिक पदार्थों, प्राकृतिक सोर्स की जरूरत पड़ती थी। जैसे हवा इसको मोशन देता था, गति देता था। जैसे जल इसको गति देता है, तभी तो जल में होते हैं जलीय परागन, हवा में होते हैं वायवीय परागन। तो बच्चे जल तो एक माध्यम है जिससे परागन होता है, गति देता है, वायु गति देता है। लेकिन निषेचन के लिए उन्हें एक साथ लाने की क्रिया, यानी अचानक नर परागकण नहीं पहुंच पाता है मादा के पास, तो वह पहली एक प्रोसेस होती है ताकि दोनों का मिलन होता है आपस में, उस प्रोसेस को परागन कहते हैं। देखोगे शादी ब्याह में चलते हैं तो एक अगुआ होता है, बराती बरतुहारी करने वाला। वह अगुआ का काम क्या होता है? एक दूसरे को मिला देना। तो आपके विवाह की पहली प्रोसेस होगी एक दूसरे को जानकारी देना, नहीं क्योंकि एक दूसरे से दोनों अननोन होते हैं। तो वो जो आपको नॉलेज मिलते हैं, जानकारी देता है, उसको हम कहते हैं अगवा करना। आपको अगुआ ने एक दूसरे को जानकारी दिया, मिलन करवाया। अब प्रोसेस आगे की चलेगी। सेम थिंग बच्चे, यहाँ पर भी वही होता है। परागन की जो घटना है, यह परागकण नर युग्मक को मादा युग्मक के स्टेप में जानकारी देता है, या तुम्हारे जाति के ही परागकण है, तो उस स्टेप को आप क्या कहोगे? उसे हम परागन कहेंगे। और उसके बाद दोनों आपस में मिल जाते हैं, जिसे हम निषेचन कहते हैं। तुम्हारे सही आंसर होंगे सी, उस स्टेप को हम कहते हैं परागन। तो चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 72। मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 72 के पास। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है, निम्नलिखित में से किस पौधे में निषेचन के बाद बाह्य दल गिरते नहीं है तथा फल से जुड़े रहते हैं? बच्चे आपने खाया होगा फल, आपको पता होगा बाह्य दल जो पुष्प को काफी सुंदर बनाता है। एक सेकेंड मैं इसे देख ही लेती हूँ। ये एक पुष्प है, बहुत अट्रैक्टिव है, सुंदर है, बगल से गुजरोगे तो तोड़ लेने का मन करेगा। ये पुष्प है, काफी सुंदर, काफी अट्रैक्टिव है पुष्प। इसके ये मादा भाग है, स्त्री केसर, नाम से पता चल रहा है स्त्री का केसर है, स्त्री केसर है। ये है इसके नर भाग, नाम से पता चल रहा है पुंकेसर, पुरुष के भाग है पुंकेसर है। बच्चे ये बाह्य दल पुंज है, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल। कहता है निषेचन, परागकण जब यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं तो बेचारे ये भी गिर जाते हैं और यहाँ पर आते हैं, इसको कहते हो परागन। अभी तुरंत मैंने आपको डिस्कशन करवाया, इसका मिलन होना परागन कहलाता है, मिलन करवाता है। और इसके बाद यहाँ पर होते हैं निषेचन, इससे बनते हैं बच्चे फल। अंडाशय से फल का निर्माण होता है निषेचन के बाद। तो मैं देखती हूँ, कहता है वैसा कौन सा फल है जिसका बाह्य दल गिरता नहीं है? आपने अगर खाया होगा बैगन, टमाटर, तो आप देखोगे ये सभी आपके आपस में एक दूसरे से पकड़े हुए रहते हैं, छड़ते नहीं है। ये बैगन है, ये टमाटर है, ये अमरूद है, ये सब आपस में पकड़े हुए रहते हैं। तो यही तो हमारे बेचारे हैं बाह्य दल। कहता है गिरता नहीं है, किसका? बैगन का। आप बैगन खाओगे इस तरीके के बने हुए बैगन, तो यहाँ देखोगे इसे पकड़े हुए रहता है बाह्य दल। खीरा नहीं बेचारा, खीरा का तो चला जाता है। करेला भी तो आप साफ सुथरा फल लेते हो, करेले के एकदम साफ सुथरा केवल फल, केवल अंडा से। पपीता नहीं भाई, पपीता का भी कब का चला जाता है, आप केवल फल ही खाते हो, केवल अंडा से। तुम्हारे सही आंसर होंगे ए, बैगन। देखोगे उसके डंठल के आसपास पूरा दलपुंज उसको पकड़े हुए रहता है कस के, बाह्य दल हरा कलर का। क्वेश्चन चलते हैं 73। टमाटर के फल की अनुप्रस्थ काट में कौन सा लेवल वाला भाग द्विगुणित है? चलिए देखते हैं।
जब हम टमाटर को काटते हैं तो उसके अनुप्रस्थ, जब आप एक टमाटर को काटोगे तो ऐसे काट कर देखो, उसके लेवल में उसका कौन सा भाग आपको द्विगुणित दिखता है? एक्स। बच्चे द्विगुणित टमाटर, तो हम देखें, कल्पना करें टमाटर में हम परागकण को कैसे पहचानेंगे? परागकण नर युग्मक है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो मान लेते हैं परागकण, यहाँ से मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ, समझो। परागकण, परागकण को मान लेते हैं बेचारा Y है, और यहाँ अंडाणु को मान लेते हैं, अंडाणु को मान लेते हैं ये बेचारा X है। तो टमाटर काटते हो तुम्हें क्या दिखता है? तुम्हें तो बीज दिखता है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? मिलेंगे और बनाएंगे XY। दोनों मिलकर हमको दिखाएंगे बीज, और बीज होंगे द्विगुणित। तो देखो X तो हमेशा अगुणित होगा, Y तो हमेशा अगुणित होगा, X Y दोनों जहां मिले हुए होंगे वह द्विगुणित होगा। तो सही आंसर सी होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडाशय के द्वारा का द्वार बनता है, अंडाशय का द्वार किससे बनता है? देखती हूँ मैं, अंडाशय बेचारी की चर्चा कर रहे हैं। अंडाशय का द्वार किससे बनता है? पेरिकार्प और फल की दीवार, फल देखता हूँ किससे। ये अंडाशय होते हैं, अंडाशय, ये इसकी होती है संरचना इस तरीके से, ऐसे। ये जो देखते हो आप, इसको कहते हैं सूक्ष्म द्वार, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार। यह बीजांड द्वार, ये किससे बनता है? पेरिकार्प, बिल्कुल सही है, पेरिकार्प है, छिलका है फल का। फल की दीवार, बिल्कुल सही, ये इसके अंदर फल बना है अंडाशय में, और इसकी दीवार से बना होता है, सही। ये तो फल है, फल, फल की दीवार, बेचारा ने थोड़ा सा रास्ता छोड़ दिया है, और छिलका जो फल का बना है उसने भी थोड़ा रास्ता छोड़ दिया है, दोनों मिल के बनाया है अंडाशय का द्वार। तो आपके सही आंसर डी हो जाएंगे, दोनों मिलकर बनाते हैं। बी और ए और बी दोनों होगा बोथ। चलती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 75 है वो कहता है क्लोन शब्द का प्रयोग लैंगिक प्रजनन से उत्पन्न संतानों के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि क्लोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्लोन का मतलब होता है अपने पेरेंट का 100% आइडेंटिकल, अपने पेरेंट का 100%। तुमसे तुम्हारी पेरेंट की पहचान होगी, जैसा तुम दिख रहा वैसा ही पेरेंट होंगे, और जैसा पेरेंट है वैसा ही तुम दिखोगे, उसी को हम कहते हैं क्लोन। तो यहाँ कहता है क्लोन शब्द लैंगिक जनन, क्लोन शब्द का प्रयोग केवल अलैंगिक जनन में करते हैं, अलैंगिक में, क्योंकि अलैंगिक में पेरेंट जो 2n है ये बेचारा टूटकर 2n और 2n ही बनाता है। क्लियर, 100% पेरेंट ने अपने जैसा संतति बनाया है, इसलिए उसको हम क्लोन कहते हैं। पर लैंगिक जनन से जन्म लिए हुए संतान जीनोम कहलाते हैं। सोचो, n मदर दी है एग के रूप में, फिर दूसरा n फादर दिए स्पर्म के रूप में, शुक्राणु के रूप में, ये दोनों मिलकर हमारे अंदर हुआ है 2n। अब सोचते हैं थोड़ा सा, अगर मम्मी का नाक टेढ़ा हो और पापा का नाक सीधा हो, तो पापा ने अपने सीधे नाक का हमारे अंदर स्ट्रक्चर दिया है और मम्मी ने टेढ़े नाक का। अब क्या होगा, नाक वाले जो कैरेक्टर हैं वो आपस में मैच करेंगे, दोनों टेढ़ा नाक और सीधा नाक आपस में मिलेगा। अब तो हमारा जो नाक होगा वह ना तो सीधा होगा ना ही टेढ़ा होगा, दोनों के कैरेक्टर आपस में मिक्स किए, थोड़ा सीधा भी होगा थोड़ा टेढ़ा भी होगा। अब हम तो ना दिख रहे हैं पेरेंट में पिता के जैसे पूरा आइडेंटिकल, क्योंकि पूरा सीधा नाक होता तब तो आइडेंटिकल होते, ना दिख रहे हैं मदर के जैसा पूरा आइडेंटिकल, क्योंकि नाक मम्मी जैसा टेढ़ी होती तब तो हम मम्मी का आइडेंटिकल होते। हमने क्या हो गया, उनके गैमिट का आधा टेढ़ा, इनके गैमिट का आधा सीधा। अब हमारे अंदर मिक्स कैरेक्टर आ गए, जिसको हम कहते हैं जीनोम। ये हम किसी का आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए क्लोन नहीं है, हम जीनोम है।
तो लैंगिक जनन में उपयोग में आने वाला शब्द जो उनके संतान के लिए उपयोग किया जाता है वह है जीनोम, क्योंकि जीन जो होते हैं बेसिकली बदलते रहते हैं। जीन पेरेंट में माँ बाप के अलग अलग होने से मिक्स होते हैं, जबकि यह अलैंगिक जनन में जीन कभी मिक्स नहीं होते, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इसलिए उसमें क्लोन होते, पूरा आइडेंटिकल होता है। तो देखो हम आंसर के अकॉर्डिंग देख लेती हूँ। संतानों में माता पिता के डीएनए का सटीक प्रतिलिपि नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने उसी प्रतिलिपि की अभी चर्चा किया है एग्जाम्पल नाकों को देकर। हमारे नाक पूरा नहीं होता आइडेंटिकल, यानी प्रतिलिपि पूरी नहीं बन पाती है। 100% सही है, डीएनए का 100% कॉपी नहीं हो पाता है। तो आंसर ए हो जाएगा। केवल एक माता पिता के डीएनए की प्रतिलिपि बनाई जाती है और संतानों में पारित की जाती है। अगर एक बनाई जाती तो मेरी नाक सीधी होते, मम्मी या पापे जैसे, मम्मी जैसा टेढ़ा होता या पापा जैसा सीधा होता, मैं तो मिक्स हूँ, यानी ये नहीं होगा। संतान अलग अलग समय पर बनती हैं, इससे क्या मतलब है? संतान अलग अलग हैं तो मैं संतान को थोड़ी कर रही हूँ दो भाई बहन को क्लोन। क्लोन का मतलब है पेरेंट के जैसे संतान का होना, तो संतान कभी भी पैदा ले, इससे क्या मतलब है? माता पिता और संतान का डीएनए पूरी तरह से अलग होता। बच्चे ये तो बड़ी गजब की बातें हैं। अगर डीएनए पूरी तरह से अलग होता तो हम अपने माँ बाप जैसे दिखते ही नहीं। हो सकता है कभी उस बगल वाले के जैसे दिखते, कभी उस बगल वाले, कभी उस बगल वाले के जैसे। समाज में ये भेद करना मुश्किल है जो हम अपने पेरेंट के ही संतान होते। नहीं, ये तो गजब की बातें कर रहा है, नहीं बिल्कुल फेक की तरह। तो ये हमारे तो कभी नहीं होंगे, हम अपने माँ बाप के जैसे दिखते हैं। तभी तो दादी जी कहते हैं सारे अच्छे कैरेक्टर तुम्हारे दादी गांव से मिले हैं, बुरे कैरेक्टर नानी गांव से। तो चलिए हम मिलते हैं आपस में। तुम्हारे सही आंसर होंगे आंसर है। तो मैंने आज आपको 75 तक क्वेश्चन आंसर करवा दिए। मैं आपको नेक्स्ट कल क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहें।